हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और आज हमारे इस चैप्टर का थ्योरी का अंतिम पार्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और इसके बाद फिर एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अब चैप्टर समाप्त होने जा रहा है और लास्ट हमारे 3 डेरिवेशन बाकी हैं, उसको हमें आज हल करना है। तो देखिए आप यहाँ पर मैं जो डेरिवेशन लेके आया हूँ आज, वह है किसी गोलीय कोश या गोले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आप जानते हो कि अभी हम गाउस के नियम का प्रयोग कर रहे हैं और गाउस का नियम बहुत ईजी वे में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दे रहा है। पर ये बहुत ईजी वे में केवल कुछ कंडीशंस में ही देता है, और वो कंडीशन है कि आवेश का वितरण जो होना चाहिए वो सममित होना चाहिए। वस्तु जिस पे वितरण है उस पे आवेश का वितरण भी एक समान होना चाहिए। जैसे अपन ने शीट ली थी तो शीट पे आवेश का वितरण एक समान था, सब जगह पे आवेश बराबर बराबर बटा हुआ है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं है, इस तरह का वितरण नहीं है। तो चलिए आज भी निकालते हैं हम। आज हमारे पास गोलीय कोश या गोलीय चालक है। देखो गोलीय कोश क्या होता है। गोलीय कोश जो होता है, एक तरह से कोई गोला है तो कोश का मतलब खोखला होना होता है, तो जिसके अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं है, खोखला है, केवल पृष्ठ पृष्ठ। जैसे आपने प्लास्टिक की बॉल देखी है तो प्लास्टिक की बॉल एक गोलीय कोश होती है, उसके अंदर मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। खेले होंगे आप क्रिकेट तो आपने देखा होगा जरूर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो कोश तो हो ही गया। अब कोश में कोश के अलावा गोले चालक भी हम ले सकते हैं। गोले चालक आप यहाँ ठोस भी ले सकते हो और खोखला भी ले सकते हो। यहाँ पर एक्चुअल में बात यह है कि जैसे अपन आवेश देंगे तो कोश में अंदर कुछ मटेरियल नहीं है, तो कोश को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पे फैलेगा, चाहे वो चालक हो चाहे अचालक हो। पर गोलीय चालक की बात है तो गोलीय चालक चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, हम जानते हैं कि चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर ही जाता है, उसके आयतन में जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर चालक को आप कैसा भी ले सकते हो, खोखला भी ले सकते हो और ठोस भी ले सकते हो, आवेश यहाँ पृष्ठ पे ही रहेगा। तो कुल मिला के जब हम आवेशित करेंगे तो यहाँ पर आवेश हमेशा पृष्ठ पे ही रहेगा, इसके अंदर आयतन में नहीं जाएगा। ये यहाँ कंडीशन है, सिचुएशन है। पर हमारे एनसीईआरटी में जो लिया गया डेरिवेशन वो गोलीय कोश के लिए ही लिया गया है। तो हम इसी गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ज्ञात करने वाले हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले मैं चित्र से आपको समझा देता हूँ। हमने एक कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश लिया है और इसको हमने क्यू आवेश से आवेशित कर दिया है। सबसे पहले मैं चित्र से आपको बताता हूँ। तो मेरे इस पैटर्न को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि चित्र को समझने के बाद हमें प्रस्तावना लिखने में बहुत आसानी होती है। तो आप लोग भी इसको फॉलो कर रहे होंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो आवेश दे दिया है इसको क्यू। इसके बाद हमें इस गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 कंडीशन में ज्ञात करेंगे। जब कोश पे आवेश आ जाएगा तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र फैल जाएगा, तो वो चारों ओर का मतलब हो गया उसके बाहर भी फैलेगा, उसके पृष्ठ पे भी रहेगा और इस कोश के अंदर भी हो सकता है, ठीक है ना, अंदर भी हो सकता है। तो हम तीनों कंडीशन में ज्ञात करेंगे। हम पहले हमारा प्रेक्षण बिंदु एक बार तो बाहर लेंगे, ठीक है ना, फिर एक बार इसी बिंदु को हम पृष्ठ पे लाएंगे, एक बार फिर हम अंदर लाएंगे। तो यहाँ 3 केस बना के हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो लिखा हुआ है, आप प्रस्तावना पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना में लिखा हुआ है, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश है जिस पर क्यू आवेश दिया गया है, उससे आवेशित किया गया है। इस आवेश यह आवेश इस कोश के पृष्ठ पर फैल जाता है। हमें इस गोलीय कोश के कारण इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अभी आर दूरी हम बनाएंगे जब अपन केस लेंगे यहाँ पर। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ, देखो जब बिंदु P गोले के बाहर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आप जानते हो गाउस का नियम तभी यूज होता है जब आप गाउस से पृष्ठ बनाओ। और गाउस से पृष्ठ हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम हमारे पास जो आवेश है वो उसके अंदर परिबद्ध हो जाए। तो हमें इतना बड़ा गाउस से पृष्ठ बनाना पड़ेगा यहाँ पर कि ये आवेश उसके अंदर परिबद्ध हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक आर त्रिज्या का जो हमारी यहाँ से केंद्र ओ से दूरी आर है, इस ओपी दूरी के बराबर ही या आर दूरी के बराबर ही एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक गाउसीय पृष्ठ बना लेता हूँ। देखिए आप इस तरह से गाउसीय पृष्ठ बन जाएगा। अभी आपका आवेश इसके अंदर आ गया है, तो हम यहाँ पर गाउस का नियम अब लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर कि इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा, इस गोलीय कोश के कारण इस बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और विद्युत क्षेत्र आप हमेशा जानते हो ज्वाइनिंग लाइन पे होता है। तो यहाँ पर सेंटर से पी को जोड़ने वाली रेखा के अंदर विद्युत क्षेत्र आएगा, और चूंकि धनावेश है इसलिए बाहर की ओर आएगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस तरह से बाहर की ओर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो विद्युत क्षेत्र रहेगा ये इस पृष्ठ के लंबवत रहेगा। जो गाउसीय पृष्ठ आपने बनाया है इसके लंबवत रहेगा। कैसे रहेगा लंबवत, देखिए आप,
हम यहाँ पर एक पृष्ठ को देखने के लिए स्पर्शरेखा खींच देते हैं बिंदु P पर ही। ये बिंदु P है हमारा, इसी बिंदु पे मैंने एक स्पर्शरेखा खींच दी। आप जानते हो वक्रीय पृष्ठों की दिशा देखने के लिए हमें जिस बिंदु पे भी देखना है उस बिंदु पे हमें स्पर्शरेखा खींचनी होती है। तो ये एक्चुअल में पृष्ठ है या पृष्ठ की दिशा है, पृष्ठ की दिशा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये ई जो है ये इसके लंब जा रहा है। तो पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा गाउसीय पृष्ठ के क्या रहता है, लंबवत रहता है। और ऐसा केवल इसी बिंदु पे नहीं होगा, ऐसा इस पृष्ठ के हर बिंदु पे होगा। आप कहीं भी ड्रॉ कर लो, अगर आप इस साइड भी ड्रॉ करोगे यहाँ पर, जैसे मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो यहाँ से अगर अपन एक विद्युत क्षेत्र इस बिंदु के लिए ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप स्पर्शरेखा खींचेंगे इसके लंब ये जाएगा। तो पृष्ठ के हर बिंदु पे लंब होता है। अब बिंदु P पर मैं क्या करूंगा, फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स के लिए आप जानते हो कि E डॉट ds का यूज होता है, तो हमें ds एक अल्पांश क्षेत्रफल मानना पड़ता है। तो यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल मैं बिंदु P पे ही बना लेता हूँ। ये बिंदु P पे मैंने अल्पांश क्षेत्रफल बना लिया, ठीक है। तो ये अल्पांश क्षेत्रफल की अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो उस बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल की डायरेक्शन जो आएगी वह भी अल्पांश के पृष्ठ के लंबवत ही आएगी। जैसे आप कोई भी यहाँ अल्पांश ड्रॉ करोगे तो वह पृष्ठ जो उसका पृष्ठ रहेगा वह तो पृष्ठ की दिशा में रहेगा और उसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा उस पृष्ठ के लंब जाएगा। तो ds के लंब ही यहाँ पर जो रहे, सॉरी ds जो पृष्ठ है उसके लंब ही ds वेक्टर होगा। हमने पढ़ा था इसको पहले कि पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ की दिशा होती है, ठीक है ना। पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो रहेगी वह इस छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल के लंब रहेगी। तो देखने में ये आ रहा है कि ई वेक्टर और ds वेक्टर समांतर हो गए हैं। तो ऐसा हर जगह पे होगा। अगर आप यहाँ पर और बिंदु पे भी निकालोगे तो इस बिंदु पे भी अगर मैं एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेता हूँ तो यहाँ पर इस अल्पांश क्षेत्रफल के लिए जो क्षेत्रफल सदिश आएगा उसकी दिशा इस अल्पांश क्षेत्रफल के लंबवत होगी और जो ई की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, इस चीज़ को समझना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके लिए हम ओ को केंद्र मानकर r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ S की रचना करते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इस गाउसीय पृष्ठ पर हमने प्रूव कर दिया कि जो तीव्रता है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। अब हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो आपको याद है फ्लक्स निकालने का तरीका, एक बार तो हम मूल नियम से फ्लक्स निकालते हैं गाउसीय पृष्ठ से, और फिर गाउसीय पृष्ठ पर हम गाउस का नियम लगा के भी फ्लक्स निकालते हैं, और दोनों फ्लक्स बराबर होते हैं क्योंकि एक ही पृष्ठ के लिए निकाले जाते हैं। फिर हम दोनों को बराबर करके ई का मान ज्ञात करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी चलती हुई आ रही है, तो इस पैटर्न को आप फॉलो करते रहें इसमें। तो देखो अतः पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, आप देखिए पृष्ठ पूरा जो पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ है इससे निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर होगा इंटीग्रेशन ई डॉट ds। जैसे एक पॉइंट के लिए तो ई डॉट ds से निकलेगा, और सभी पॉइंट्स पे निकालना है, सारे बिंदुओं के लिए निकालना है, पृष्ठ पे जितने बिंदु हैं तो सबके लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन से टोटल फ्लक्स निकल जाएगा जो इस पृष्ठ S से बाहर निकल रहा है। तो इसको हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना है। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट मैं बनाता हूँ, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास आ चुका है फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट ds, कुल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला मूल नियम से, ये हमारे पास है। अब इसमें हम इसको कई बार देखो पहले भी हल कर चुके हैं, वही सेम स्टेप्स हैं यहाँ पर भी। सबसे पहले हम कहेंगे पृष्ठ S के प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ S का जो गाउसीय पृष्ठ आपने बनाया है इसके प्रत्येक बिंदु पे क्या हो रहा है, देखो आप ई वेक्टर समांतर है ds वेक्टर के। ई और ds एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहाँ देख लो यहाँ देख लो आप। इसका मतलब क्या हो गया, ई डॉट ds जो है वह ई ds बन जाएगा। अपना जो नियम होता है डॉट प्रोडक्ट का, उसमें थीटा बराबर 0 रखने पर ई डॉट ds ई ds बन जाता है क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपको वहाँ से ही मैं लेके चल रहा हूँ इसमें। तो ई ds बन जाएगा, तो मैंने इसको ई ds रख दिया। अब देखो फिर हम इसमें ई को बाहर निकालते हैं। तो ई को कैसे बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ हमें कुछ इसके लिए लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है ना, कंडीशन बतानी पड़ेगी क्यों बाहर निकाल रहे हैं। तो ई बाहर क्यों निकलेगा, तथा हमें लिखना पड़ेगा तथा पृष्ठ S पर ई का मान एक समान होता
इस पृष्ठ के हर बिंदु पर ये एक समान रहेगा, क्योंकि सेंटर से इसकी आप कोई से पॉइंट ले लो, हर पॉइंट की दूरी यहाँ से बराबर ही है। जैसे ये आर के बराबर है तो ये भी आर के बराबर है, इधर भी कोई पॉइंट लोगे तो भी आर के बराबर रहेगा। दूरी बराबर होने से विद्युत क्षेत्र बराबर रहेगा। तो ई को हम बाहर ले सकते हैं। और अब ये जो समाकलन बचा है ये कह रहा है कि इस पृष्ठेश पर, पृष्ठेश लिया हुआ है हमने, इस पृष्ठेश पर जितने भी अल्पांश हैं सबको जोड़ दो। ds जो अल्पांश है उन सबको जोड़ दो, समाकलन का मतलब जोड़ दो। तो अगर हम जोड़ेंगे तो पूरा जो गाउसियन पृष्ठ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी गोले का होता है 4πr²। तो गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r है, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पर 4πr²। स्टूडेंट जनरली क्या होता है कि जल्दबाजी में यहाँ पर बहुत सी बार कैपिटल R लिख जाते हैं, परीक्षा के समय हेजिटेशन रहती है तो कुछ गलतियाँ भी वो करते हैं। थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि दो तरह की त्रिज्याएं चलती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कैपिटल R यूज करना है, कहाँ स्मॉल r यूज करना है। तो e × 4πr² समीकरण नंबर 1 हमारी हो गई। अब हम लगाएंगे गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से हम जानते हैं फाई बराबर होता है Q/ε0। गाउसिय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, तो इस गाउसिय पृष्ठ ने इस गोले के Q आवेश को परिबद्ध कर रखा है, इसलिए ये लग जाएगा नियम। तो समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गई है। अब हम दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे, मिटाना पड़ेगा मेरे को वापस, आप लोग नोट कर ही रहे होंगे। तो समीकरण 1 और 2 को यूज करें हम समीकरण 1 व 2 से। तो e × 4πr² बराबर हो जाएगा Q/ε0, और इससे e की वैल्यू निकालेंगे तो Q/4πε0r²। e बराबर हमारे पास आ जाएगा KQ/r²। तो आप देखो कि ये जो फॉर्मूला आया है ये हमें कुछ बात बताने की कोशिश कर रहा है। E बराबर KQ/r² फॉर्मूला आप प्राप्त करते थे एक बिंदुवत आवेश के कारण। कोई अगर पॉइंट चार्ज हो, बिल्कुल जैसे तो गोला है, बहुत बड़ा गोल, थोड़ा बड़ा गोला हो गया, इसको बिंदुवत नहीं मान सकते हम, पर बिंदुवत आवेश हो, बिल्कुल पॉइंट चार्ज हो, तो उसका भी r दूरी पर फॉर्मूला यही आता था। तो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो गोला है, जो अपना गोलीय कोश है, ये बाहर वाले बिंदुओं के लिए एक बिंदुवत आवेश की भांति व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र ठीक वैसा ही आ रहा है जैसा बिंदुवत आवेश के लिए आता है। तो ये गोला जो है आपका गोलीय कोश है, ये बाहर स्थित जितने भी बिंदु हैं तो उनको ऐसा आभास कराता है, इन बिंदुओं के लिए इस तरह से काम करता है कि जैसे एक ये पॉइंट चार्ज हो। तो ये बात हम यहाँ लिखेंगे। स्पष्ट है कि कोश के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए गोलीय कोश एक बिंदुवत आवेश की भांति व्यवहार करता है, बाहर के स्थित बिंदुओं के लिए बिंदुवत आवेश की भांति व्यवहार करता है। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट केस लेते हैं, केस सेकंड और केस थर्ड। इन सब में केस थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैं बताऊंगा भी क्यों रहता है। तो हमारा सेकंड केस है जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर है। देखो, बिंदु P जब गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा, बाहर तो जो बिंदु था वो पृष्ठ पर आ जाएगा, तो इस केस में क्या होगा कि O से P की दूरी जो हमने स्मॉल r मान रखी थी वो यहाँ इस केस में कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो देखो, आप यहाँ पर मैंने लिखा है इस स्थिति में R बराबर कैपिटल R। तो जो हमारा पिछला रिजल्ट था E बराबर KQ/r², उसी में हम स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास E बराबर KQ/R²। यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया उसको, ये तीव्रता हमें मिल जाएगी। तो पृष्ठ पर इतनी तीव्रता होती है किसी गोले के कारण, और ये जो मान होता है ये गोले के लिए मैक्सिमम भी होता है। गोला सबसे ज़्यादा, मतलब गोलीय कोश अपने पृष्ठ पर सबसे ज़्यादा तीव्रता उत्पन्न करता है अन्य जगह की अपेक्षा। मान लो आप अंदर निकालो, गोले के अंदर निकालो या बाहर निकालो, तो वहाँ तीव्रता कम ही आएगी, इससे पृष्ठ से ज़्यादा कभी नहीं आएगी। अंदर कितनी आएगी तो हमने अभी निकाला भी नहीं है, तो अंदर के लिए अब हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट केस हमारा वही है जब बिंदु P गोले के अंदर हो। तो चलिए, इस केस को मैं लेता हूँ यहाँ पर। लास्ट केस लेते हैं। लास्ट केस है हमारा जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर है। देखो, अभी ये मैंने थोड़ा दिखाने के लिए इसको अच्छा चित्र को थोड़ा बड़ा कर दिया है, गोला बड़ा कर दिया है, और बिंदु P हमारा देखो गोले के अंदर आ गया है।
अब इस सिचुएशन में क्या होगा ये हमें समझना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि मैं एक पहले गाउसियन पृष्ठ बनाता हूँ। बिंदु P की दूरी O से R है, स्मॉल r, तो स्मॉल r त्रिज्या का ही हम गाउसियन पृष्ठ यहाँ पर अंदर बना देते हैं। इस तरीके से गाउसियन पृष्ठ यहाँ बन जाएगा S। और इस गाउसियन पृष्ठ के लिए अगर हम देखें तो फ्लक्स का नियम अगर हम लगाते हैं तो हमें फ्लक्स यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ से कैलकुलेट करना है, तो हम पहले मूल नियम से भी कैलकुलेट करेंगे और गाउस के नियम से भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने दोनों को फिर बाद में हम बराबर करते हैं, जैसा हम करते आ रहे हैं। तो अपन ने थोड़ा उसको शॉर्ट कर दिया यहाँ पर। ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा अपन और जगह भी कर सकते थे, पर आपको अच्छा समझाने के लिए मैंने अलग अलग बताया। तो यहाँ पर मैंने दोनों फ्लक्स को बराबर कर दिया है, मूल नियम से निकलने वाला फ्लक्स बराबर गाउस के नियम से निकलने वाला फ्लक्स। और स्पेशल कंडीशन यहाँ पर यह है कि देखो आप इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला जो आवेश होगा वो यहाँ 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपके गोलीय कोश पर जो आवेश है वो सारा पृष्ठ पर फैल जाता है, बाहर की ओर आवेश है, अंदर तो इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है। तो गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश भी यहाँ पर 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ गाउसियन पृष्ठ द्वारा कोई आवेश परिबद्ध नहीं होगा क्योंकि सारा आवेश बाहर फैला हुआ है। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए केस थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश 0 है, अतः Q बराबर 0 होगा। और इसका जब हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे हम, तो इंटीग्रेशन E डॉट ds का मान 0 आ जाएगा। अब E डॉट ds इंटीग्रेशन 0 कब कब आ सकता है, तो यहाँ पर देखो दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 आता है, तो आप जानते हो मैथमेटिक्स के रूल से दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो दोनों में से किसी एक को 0 होना जरूरी होता है, या फिर दोनों ही 0 हो। तो यहाँ पर मैं ds को तो 0 नहीं मान सकता क्योंकि गाउसियन पृष्ठ तो आपने बनाया ही है, तो वहाँ अल्पांश क्षेत्रफल जो भी आप लोगे वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो ds तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ E के 0 होने की कंडीशन है कि E 0 होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर एक कंडीशन में और 0 आ सकता है कि E और ds दोनों 0 ना हो, पर इनके बीच का कोण जो है 90 डिग्री हो जाए। डॉट प्रोडक्ट का रूल कहता है कि A डॉट B बराबर 0 होता है यदि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो। पर यहाँ दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ मान भी लूँ कि विद्युत क्षेत्र अगर यहाँ पर है और ds भी अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो दोनों जो होंगे वो एक ही दिशा में आएंगे, तो दोनों कभी लंबवत भी नहीं आएंगे, समांतर ही आएंगे। तो ये केस भी यहाँ नहीं है। तो फिर इस केस को ट्रू करने के लिए हमें E को ही 0 मानना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ E 0 रहेगा। इसका अर्थ हो गया कि इस चालक गोले के अंदर या इस गोले कोश के अंदर आप किसी भी बिंदु पे चले जाओ, ठीक है ना, हर जगह क्या होगा, हर जगह यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो हम कहेंगे अर्थात गोले के अंदर सर्वत्र हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। तो ये डेरिवेशन जो है हमारा यहाँ पर ओरल मैथमेटिकली तो कंप्लीट हो गया। अब इसका रिजल्ट हम लिखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट मैं रिजल्ट लेता हूँ। तो यहाँ पर हम रिजल्ट देखते हैं। हमने देखो रिजल्ट में हमने 3 तरह के विद्युत क्षेत्र निकाले, एक तो बाहर, पृष्ठ पर और अंदर की ओर। तीनों को अपन समरी कर सकते हैं। आउट का मतलब बाहर की ओर जो विद्युत क्षेत्र निकाला वो है हमारे पास KQ बटा स्मॉल r²। फिर हमने सरफेस पे निकाला, इसको मैंने ES नाम दे दिया, तो ये जाएगा KQ बटा कैपिटल R²। और लास्ट हमने निकाला अंदर की ओर E in, तो E in का मान हो जाएगा हमारे पास 0। तो इस तरह से गोलीय कोश के लिए ये तीनों प्रकार के विद्युत क्षेत्र हमने बता दिए हैं। अब देखो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें ग्राफ बनाना। तो हम बनाएंगे यहाँ पर E और R के मध्य आलेख। इसको आप ध्यान से देखें। देखो इस अक्ष पे, इस अक्ष पे मैं R ले लेता हूँ और Y अक्ष पे मैं विद्युत क्षेत्र ले लेता हूँ। और यहाँ पर जो पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ E बराबर KQ बटा कैपिटल R²। ये पृष्ठ वाला विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर R बराबर 0 रहेगा। R बराबर 0 होने का मतलब है हम गोले के केंद्र पर हैं, ठीक है ना, क्योंकि R बराबर 0 गोले के केंद्र पर ही होता है। R बराबर R पे आने का मतलब है हम पृष्ठ पर आ गए, और इससे भी ज़्यादा अगर मैं R की वैल्यू ले रहा हूँ इसका मतलब हम गोले के बाहर चले गए। तो इस रीजन में हम गोले के अंदर रहेंगे, ठीक है ना। तो इस रीजन में हम गोले के अंदर रहेंगे, मीन्स हमारा अंदर का विद्युत क्षेत्र 0 है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 ही रहेगा। तो इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर देखो नीले पेन का यूज कर रहा हूँ, आप ये ध्यान देना। तो ये जो मैंने बनाया नीले पेन से ग्राफ है, ठीक है ना, R बराबर 0 से R बराबर R तक के लिए। अब अचानक क्या होगा, एकदम से विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर बढ़कर अधिकतम हो जाएगा। हम पृष्ठ पर आ गए, देखो यहाँ पर हम पृष्ठ पे आ गए, तो अचानक विद्युत क्षेत्र यहाँ बढ़कर मैक्सिमम हो जाएगा। इसको मेरे को नीले से दिखाना पड़ेगा। ये देखो विद्युत क्षेत्र एकदम से बढ़कर 0 चल रहा था, E बराबर 0 था, यहाँ पर E बराबर 0 इस वाली लाइन पर एकदम से बढ़ के मैक्सिमम हो गया।
और जैसे आप इसके अब बाहर जाओगे, पृष्ठ से आगे जाओगे, तो विद्युत क्षेत्र घटने लग जाएगा। आप देखो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है यहाँ पर, मतलब दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। और ये ग्राफ जो है इनफाइनाइट पे जाके उसको टच करेगा, क्योंकि r बराबर जब आप इनफाइनाइट रखोगे तभी E का मान 0 आएगा। तो ये जो निर्भरता है यहाँ पर, ये E प्रोपोर्शनल टू 1/r² के अनुसार है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास आ गया E मैक्सिमम इस जगह पे। तो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डेरिवेशन करते समय आपको ये ग्राफ शो करना पड़ता है, इसके भी मार्क्स हमारे होते हैं। तो इस तरह से अपना फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर अपन चलते हैं। आइए नेक्स्ट डेरिवेशन हम करते हैं। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या आएगा, जो यहाँ पर हम ले रहे हैं अब की बार ठोस अचालक गोला। ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। इसके पहले वाले डेरिवेशन में हमने गोली चालक लिया है, और यहाँ पर हमने अचालक गोला लेना है। तो अचालक गोले की विशेषता ये होती है, देखो कि अचालक गोले में जो हम आवेश देते हैं वो उसके पृष्ठ के साथ साथ उसके आयतन में भी चला जाता है। आप इस चित्र को पिछले वाले चित्र से कंपेयर करना। पिछले वाले चित्र में हमने अंदर आवेश नहीं दिखाया है, और इस चित्र में हमने अंदर भी आवेश दिखाया है। इसका अर्थ हो गया कि अचालक गोले में आवेश पृष्ठ के साथ साथ उसके आयतन में भी चला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आने वाला है, मतलब केस हम बनाने वाले हैं, तो पहला केस और दूसरा केस तो ठीक वैसा ही रहेगा जैसा हमने चालक गोले के लिए पढ़ा है, बस इसमें लास्ट केस में थोड़ा अंतर आएगा, ठीक है ना। तो लास्ट केस में यह सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा इस वाले डेरिवेशन के लिए। तो आप देखो यहाँ पर वही सेम चीज़ें हैं बिल्कुल, और वैसे आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगा। अब समरूप ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। माना एक कैपिटल R त्रिज्या का हमारे पास अचालक गोला है, इस अचालक गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल R कह देते हैं, ठीक है ना, जिसे Q आवेश दिया गया है, और इसके कारण हमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब हम तीन केस बनाएंगे वापस। तो पहला केस मैंने लिया है जब बिंदु P गोले के बाहर है। सबसे पहले बिंदु P को मैंने गोले के बाहर लिया है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि R का मान जो है, स्मॉल r का मान, वो ग्रेटर देन है कैपिटल R से। तो सेम प्रोसेस आपको करना है। वापस हम कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं S, ताकि हमारा ये आवेश जो है परिबद्ध हो जाए। आप पिछले वाले डेरिवेशन से इसको कंपेयर करते हुए चलना, तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हमने एक गाउसियन पृष्ठ वैसे के वैसे बना लिया, और बिंदु P पर ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो पृष्ठ के लंब जा रही है। जो पृष्ठ है हमारा उसके लंब जा रही है, और ds भी जो है वो पृष्ठ के लंब ही रहेगा। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई देखो, बिल्कुल सेम है। पहले जैसे आपने लिखा था फर्स्ट केस, वैसा सेम आपको पूरा लिखना है। इसका रिजल्ट भी सेम ही आएगा, यहाँ पर केवल थर्ड केस ही चेंज होगा, ठीक है ना। तो देखो जब बिंदु हम यहाँ O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ S की रचना करते हैं, तब इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो बिंदु P पर हमने बाहर की ओर दिखाई, ऐसे ही सब बिंदुओं पे होता है। अतः पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, तो पहले हम पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे। पहले मूल नियम से निकालेंगे, फिर गाउस के नियम से निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो मूल नियम से देखो क्या आ रहा है, फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds पृष्ठ S पर, और इसको मैं अभी EDS लिख सकता हूँ। इसका रीजन हमने कई बार दे दिया है। पृष्ठ S के प्रत्येक बिंदु पर E समानांतर होता है ds के, दोनों आपस में क्या है, समानांतर है, एक ही डायरेक्शन में है। तो E डॉट ds EDS बन जाता है, इसलिए इसको मैं EDS लिख सकता हूँ। और हम E को फिर बाहर निकालते हैं, हर डेरिवेशन में ऐसा ही हो रहा है, E बाहर आ रहा है। तो कारण क्या है बाहर आने का, E उस पृष्ठ S पर जो आपने गाउसियन पृष्ठ बनाया है उस पर E का मान एक समान होगा। इसका कारण क्या रहता है कि इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु इस केंद्र से समान दूरी पर रहता है। तो चाहे तो हम कारण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर E को मैंने बाहर ले लिया, देखो इसके बाद E को बाहर ले लिया, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ds पृष्ठ S पर, यहाँ हम चाहें तो S लिख सकते हैं। और जब हम इस पृष्ठ का समाकलन करेंगे, पृष्ठ S का टोटल समाकलन करेंगे अपन इसका, तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, जिसको हम E इंटू 4πr² लिखते हैं, ठीक है। इसको हमने समीकरण 1 कह दिया है। इसके बाद अब गाउस के नियम से अगर हम इसी पृष्ठ S से निकलने वाला फ्लक्स निकालें, तो वो फाई बराबर Q/ε नोट होता है। इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया है। तो बिल्कुल देखो ठीक वैसी की वैसी प्रक्रिया हमने यहाँ करी है जैसे हमने गोले चालक या गोले कोश के लिए करी है। तो आप इस सिमिलरिटी को भी अपने दिमाग में बिठाना, ठीक है ना, कि मतलब पैटर्न एक जैसा आ रहा है तो हमें चीज़ें बहुत कम याद रखनी पड़ती है। हम एक चीज़ को याद रखेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप अपने को रिकॉल हो जाती है। अब मैं इसके आगे बढ़ाता हूँ डेरिवेशन को। तो केस थर्ड हम लेते हैं यहाँ पर, जब बिंदु P गोले के अंदर है।
तो मैंने यह चित्र को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है आपके समझने के लिए। देखो हमारा एक चालक गोला अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर हमने रखी है, और अब बिंदु पी हमारा अंदर आ गया है और ये इस ओ से स्मॉल आर दूरी पर है। तो हम इसी स्मॉल आर दूरी को त्रिज्या मानकर गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। अब इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर वास्तव में यह आवेश परिबद्ध होगा। चालक में तो नहीं हुआ था क्योंकि चालक में अंदर कोई आवेश ही नहीं था, पर अचालक में वास्तव में आवेश परिबद्ध होगा क्योंकि अचालक को दिया गया आवेश आयतन में भी जाता है। तो यहाँ पर इस क्यू का कोई ना कोई भाग यहाँ परिबद्ध हो जाएगा, तो उस भाग को मैंने क्यू डैश नाम दिया है। इस गोले के द्वारा जो आपने गाउसीय पृष्ठ बनाया है, गाउसीय पृष्ठ का जो गोला है उसके अंदर क्यू डैश आवेश है। अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके इसका रिजल्ट निकालूंगा क्योंकि अपन इसको बहुत लंबी प्रक्रिया में अपन इसको केस फर्स्ट में हल कर चुके हैं। तो जब अपन किसी डेरिवेशन को पहले बहुत लंबा हल कर लेते हैं और उसके बाद वही सेम रिजल्ट हमें आगे भी यूज़ करना होता है, तो अपन वहाँ पर स्टेप्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टेप्स थोड़ी कम करी है। देखो किस तरीके से, इस स्थिति में गाउसीय पृष्ठ एस द्वारा परिबद्ध आवेश माना क्यू डैश है, ठीक है ना। तब E इंटू 4πr² बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने E इंटू 4πr² हम निकाल के लाते थे मूल नियम से फ्लक्स, और क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखा है गाउस के नियम से। यहाँ पर मैंने क्यू डैश क्यों लिखा है, क्योंकि गाउस प्रश्न ने यहाँ पर क्यू डैश ही आवेश परिबद्ध किया है और फिर हम दोनों को बराबर करते थे। तो जो अपन वहाँ लंबी प्रक्रिया में उसको पूरा लिखते थे, अब यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये अपन ऐसा यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम में भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब इससे हम ई का मान निकालेंगे, पर ई का मान निकालने के पहले हमें यहाँ पर क्यू डैश को फाइंड करना पड़ेगा कि इस गाउस ये प्रश्न ने कितना आवेश परिबद्ध किया है। तो क्यू डैश को हमें क्यू के पदों में निकालना होगा क्योंकि क्यू डैश हमने माना है, तो हमने जो माना है उसको हमें दिए हुए मान के रूप में निकालना पड़ता है। तो क्यू के रूप में मैं इसको निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, देखो हमारा जो आवेश है यहाँ पर ये पूरे आयतन में फैला हुआ रहता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो क्यू आवेश है वो इस गोले के आयतन में फैला हुआ है, और इस बड़ा जो गोला है इस गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आयतन में विद्यमान आवेश, ये आवेश बराबर है क्यू। इसलिए इकाई आयतन में, एक आयतन में विद्यमान आवेश क्यू, और इसको बटा में ले लेंगे अपन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। आपने जैसे चूक इसलिए के सवाल किए होंगे उस तरह से मैं कर रहा हूँ, उसी तरह से मैं बता रहा हूँ। मैं इसको शॉर्ट में बता सकता था पर आपको समझ में आया इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। इसलिए फिर हम क्या करना चाहते हैं, इस आयतन में निकालना चाहते हैं जो हमने गाउसीय पृष्ठ बनाया है। तो गाउसीय पृष्ठ का आयतन रहेगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, आयतन में विद्यमान आवेश क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यूब, तो सेम आ ही गया, इंटू इससे हम इसको गुणा कर देंगे। तो इसको 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्यू स्मॉल आर क्यूब ऊपर आ जाएगा और कैपिटल आर क्यूब नीचे आ जाएगा। तो इस गोले में इतना आवेश है और इसी आवेश को मैंने क्यू डैश माना है, तो बराबर मैंने क्यू डैश लिख दिया है। अब ये क्यू डैश का मान मैं यहाँ पर रखूँगा और इससे हम ई का मान ज्ञात करेंगे। तो मैं कुछ मिटा के लिखता हूँ। देखो E इंटू 4πr² बराबर क्यू डैश की वैल्यू में रख रहा हूँ क्यू स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब, और बटा में एप्सिलॉन नोट है तो इसके साथ ही आ जाएगा ये एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारे पास क्यू डैश की वैल्यू और इसके साथ एप्सिलॉन नोट। तो ई की वैल्यू जब हम लेंगे तो देखो क्या आएगा, क्यू आर क्यूब ऊपर वाला ये पद इसके बटा में आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट को मैंने इसके साथ ले लिया, स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर क्यूब। अब स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब को स्मॉल आर बार काट देगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू स्मॉल आर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू कैपिटल आर क्यूब। अब वापस हम के की वैल्यू यूज कर लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी के क्यू आर बटा कैपिटल आर क्यूब। मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को के रख दिया है। तो इस रूप में आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस रूप में हम रिजल्ट ध्यान रखेंगे। ये हमारा केस थर्ड का रिजल्ट आ गया है। अचालक गोले चालक निकल जाता है बार बार में से। अचालक गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर जो सेंटर से आर दूरी पर है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यूब होती है। और आप देखो यहाँ पर इसका सबसे महत्वपूर्ण जो रिजल्ट है वो ये है कि E प्रोपोर्शनल टू आर है इसका कंक्लूजन। आप देखो के क्यू कैपिटल आर क्यूब तो बदलेगा नहीं, स्मॉल आर पे इसकी निर्भरता है, और ये निर्भरता अब तक जितनी भी निर्भरता आई है उससे कुछ अलग दिख रही है। ज़्यादातर ई की निर्भरता जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती की आती है,
पर यहाँ पहली बार निर्भरता समानुपाती की आई है, पर ये गोले के अंदर अंदर ही है, इस गोले के अंदर अंदर ये निर्भरता है। बाहर तो वापस व्युत्क्रमानुपाती की निर्भरता आ जाती है, E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो गोले के अंदर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। मतलब हम सेंटर से जैसे जैसे आर दूरी को बढ़ाते जाएंगे, केंद्र से हम जितना दूर जाएंगे उतना ही विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। और इसका एक सीधा सा रीजन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे आपके इस गोले के द्वारा परिबद्ध आवेश बढ़ता जाता है, तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसको मैं लिख देता हूँ। स्पष्ट है कि अचालक गोले के अंदर, केवल अंदर की बात है, ठीक है ना, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र दूरी r के साथ बढ़ता है। ये कंक्लूजन हमें यहाँ ध्यान रखना है। अब लास्ट डेरिवेशन का पार्ट आ गया है रिजल्ट। तो हम यहाँ रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट में हम ग्राफ भी बनाएंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट तो हमारा आया ई आउट, बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र हमारे पास आए के क्यू बटा आर स्क्वायर की तरह, ठीक है ना। फिर सरफेस पे आ गया हमारे पास के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और अंदर की ओर हमारे पास आ गया ये वाला के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यू। इसमें भी जो पृष्ठ वाला मान होता है ये मैक्सिमम ही आता है। अभी आप ग्राफ में इसको देखेंगे, हम ग्राफ में ये मान हमें मैक्सिमम ही मिलेगा। सेकंड में अपन बनाते हैं ई व आर के मध्य आलेख। आप ध्यान से देखिए आलेख को। यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस पे दूरी आर ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पे विद्युत क्षेत्र ले रहा हूँ, और ये जो मान है ये मैं मान रहा हूँ पृष्ठ वाला मान के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर अपन आर बराबर आर, ये आर बराबर 0 मान लेते हैं, और इसके बाद जो भी दूरी आएगी उसमें हम कैपिटल आर से बाहर चले जाएंगे, मतलब गोले के बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आर बराबर 0 से आर बराबर कैपिटल आर तक, तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक तो हम गोले के अंदर रहेंगे, और इसके बाद हम गोले के बाहर चले जाएंगे। ये मानते हुए हमें यहाँ पर आलेख बनाना है। तो आप देखो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आर बराबर 0 से आर बराबर कैपिटल आर तक हम गोले के अंदर हैं, और गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वह स्मॉल आर के साथ बढ़ता है, ठीक है ना। और दोनों में एक एक घात का रिलेशन है। अगर 1 1 का रिलेशन हो तो वह ग्राफ सरल रेखा आता है। तो यहाँ पर जो आपका पृष्ठ है, पृष्ठ तक विद्युत क्षेत्र जो है लगातार बढ़ेगा रेखीय रूप से, ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर के अनुसार, ठीक। पृष्ठ पे आके यही मान मैक्सिमम हो जाएगा। पृष्ठ पे आके इसका मान आर बराबर आर पे आ गए हम, तो ये पृष्ठ वाला मान के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर में मिल जाएगा। और इसके बाद जैसे हम गोले से बाहर जाएंगे ये विद्युत क्षेत्र घटने लगेगा इस तरीके से, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के अनुसार। ये ई आउट ई प्रोपोर्शनल टू रहेगा 1/r स्क्वायर। तो ये अपना ग्राफ हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, डेरिवेशन के साथ आपको एग्जाम में ग्राफ अवश्य ही बनाना पड़ता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने आज का सेकंड डेरिवेशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब एक लास्ट डेरिवेशन और रहता है, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन पर। तो स्टूडेंट, लास्ट डेरिवेशन हम करते हैं इस चैप्टर का। गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। आप जानते हो कूलाम का नियम होता है बल बताने के लिए, विद्युत बल को बताता है, F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ऐसा हमने पढ़ा है, F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं देखो क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर गाउस के नियम से हमें इस नियम को प्रूव करके लाना है, ठीक है ना। मतलब हमें बताना है कि दो आवेशों के बीच का बल इतना होता है गाउस के नियम से। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दो आवेश लूँगा, Q और Q0, ठीक है ना। Q1 Q2 की जगह मैं Q और Q0 लूँगा। Q हमारा मूल आवेश रहेगा, इसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होएगा, और उसमें ये Q0 जो है बल को अनुभव करेगा। हम मान लेते हैं बिंदु P पर रखा हुआ है और ये बिंदु O पर है।
तो गाउस के नियम से प्रूव करना है तो वही वापस गाउस से पृष्ठ बनाना पड़ेगा और सेम प्रक्रिया जो आप अभी तक करते आ रहे हैं एक बार फिर वही प्रक्रिया हमें यहाँ पर करनी है। तो देखो चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है किसी बिंदुवत आवेश Q के कारण इससे r दूरी पर स्थित किसी आवेश Q0 पर हमें कूलाम बल की गणना करनी है। तब हम यहाँ पर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ S की रचना करते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। वही सेम लाइन आ रही है देखो, तो मैंने यहाँ पर इसको चित्र को यहाँ ले लिया है। अब तो ये आप देखो O पर Q आवेश रखा हुआ है, ये हमारा बिंदु P है, यहाँ पर एक Q0 आवेश रखा हुआ है और इसी दूरी r को त्रिज्या मानकर हमने ये गाउसीय पृष्ठ बना दिया है ताकि अपना आवेश इसके अंदर आ जाए, ढक जाए आवेश, जिससे हम गाउस का नियम लगा सकें। और अब यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बता दी है, जैसे हमने पहले कई बार बताई है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी और इसी बिंदु पर हमने एक अल्पांश ले लिया है ds वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन भी E की डायरेक्शन में ही होगी। और ऐसा बिंदु P के लिए हो रहा है, ऐसा सभी बिंदुओं के लिए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट केवल इसी डेरिवेशन को देख रहा है तो उसको पूर्व के डेरिवेशन भी देखने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो उससे आपको बात और अच्छी क्लियर होगी। तो ये चीज़ हमने लिख दी है। तब इस पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, इस पृष्ठ S से निकलने वाला फ्लक्स अपन कैलकुलेट करेंगे। तो मूल नियम से जो फ्लक्स आएगा फाई बराबर E डॉट डी एस इंटीग्रेशन S पर, फिर हम E डॉट डी एस को EDS लिख सकते हैं। EDS क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पृष्ठ S जो हमने बनाया है गाउसीय पृष्ठ, उसके प्रत्येक बिंदु पर E और DS जो है समांतर रहेंगे, तो E डॉट डी एस EDS बन जाएगा कोण 0 डिग्री होने के कारण, तथा इस पृष्ठ पर E का मान भी एक समान रहेगा हर बिंदु पर। हम कई बार इसको मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है ना। तो इसलिए E को हम बाहर ले सकते हैं, तो E को मैंने बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन DS रह जाएगा। DS का हम समाकलन करेंगे तो इस पृष्ठ के हर अल्पांश को अपन जोड़ेंगे तो पूरा गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, जिसका मान E इंटू 4πr² होता है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 के दिया है। अब मैं यहाँ पर मूल नियम से फ्लक्स ज्ञात कर चुका हूँ, अब इसी फ्लक्स को मैं गाउस के नियम से निकालता हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर गाउस के नियम से पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, ये रह जाएगा फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही क्यों आएगा? क्योंकि इस गाउसीय पृष्ठ ने Q आवेश को परिबद्ध किया है। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब जब आप समीकरण 1 और 2 का यूज करोगे तो E इंटू 4πr², तो समीकरण 1 में है और समीकरण 2 में है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को बराबर करेंगे तो E बराबर वही पहले की तरह Q बटा 4πε नॉट r² आ जाएगा। तो E की जो वैल्यू आएगी हमारे पास हो जाएगी KQ बटा r²। तो हमने E का मान प्राप्त कर लिया KQ बटा r²। पर यहाँ ध्यान दो आप कि हमें यहाँ पर E नहीं निकालना है, हमें यहाँ पर कूलाम का नियम प्रूव करना है। तो इतना विद्युत क्षेत्र हमने जो निकाला है ये इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है जिसके चारों ओर उत्पन्न हो रहा है। अब हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर आप कोई परीक्षण आवेश लेके आते हैं तो उस पर बल लगता है, तो हमें यहाँ बल ही बताना है, कूलाम के बल को लेके आना है। अतः हम कहेंगे अतः परीक्षण आवेश Q0 पर बल। तो इसका फॉर्मूला हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था, F बराबर होता था Q0E, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। किसी परीक्षण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र में अगर रखा हुआ हो तो इतना होता है। तो E का मान हमारे पास आ ही चुका है, इसको हमने लेके आ गए हैं, तो E का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो हम इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज F बराबर Q0 इंटू E का मान हो जाएगा KQ बटा r², और इसको हम थोड़ा अरेंज कर देंगे तो Q0 बटा r², जो कि कूलाम का नियम है। तो देखो ये फॉर्मूला कूलाम बल का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, Q0 बटा r², ठीक इसकी तरह आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमने गाउस के नियम से कूलाम के नियम को व्युत्पन्न करके यहाँ पर बता दिया है। तो स्टूडेंट अपना चैप्टर अब कंप्लीट होता है, इसकी थ्योरी मैंने कंप्लीट कर दी है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ बचे हुए NCERT के क्वेश्चन है उसके लिए भी मैं अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ। तब तक आप एक बार इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करें, ठीक है, ताकि आपका ये चैप्टर अच्छा से बिल्ड हो जाए। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। आपके पास सब वीडियो अवेलेबल है ही सही, तो इसको आप ज़रूर रिवाइज करें
और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।